सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। मंदाकिनी जी, देखिए मौसम बड़ा रंगीन हो रहा है और होली का उत्सव जब आता है तो मौसम और भी रंगीन हो जाता है, क्योंकि ये तो है ही रंगों का त्योहार। आज होली का दहन है और उसके बाद हम रंगों से होली खेलेंगे। तो ये जब रंग वातावरण में घुलते हैं तो हमारे साथ साथ में जीवन में भी ये रंग घुल जाते हैं, मन में भी, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे ख्वाबों में भी ये रंग आते हैं। हाँ। है ना, देखा जाए तो, और आने भी चाहिए, क्योंकि जो त्योहार है साल में एक बार आता है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इन होली के रंगों के साथ साथ हमें अपने जीवन में भी इन रंगों को उतारना चाहिए, क्योंकि होली तो आज है, कल चली भी जाएगी, लेकिन ये जो रंग है ये हमारे जीवन में हमेशा रहने चाहिए, ताकि जो हमारा जीवन है वो कलरफुल हो जाए। हाँ, रंगीन बना रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जीवन में एक उत्साह का संचार रहे और हमेशा इस जीवन रूपी जो रंग को अगर हम अपना लेते हैं तो मन लगा रहता है। हम नहीं तो लोग कहते हैं ना, बोरियत हो रही है, बहुत बोरियत। जब आप रंगों को नहीं अपनाते हैं तब जीवन से बोरियत होती है और पूरे हर वातावरण से हम बोरियत महसूस करते हैं। इसके लिए जीवन में रंगों का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब हम आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं तो कितने खुश होते हैं और हर एक रंग को टटोलने लगते हैं। हमारी आंखें जो है उन रंगों को खोजने लगती हैं। हाँ। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी रंग कभी जब गायब हो जाते हैं तो हमें ही चाहिए कि उन रंगों को हम खोजें और अपने जीवन में लाने का, दूसरे के जीवन में लाने का प्रयास करें। बिल्कुल। आज हमारे कार्यक्रम में कौन कौन से रंग है इसके बारे में बता देते हैं कि कथा सुधा के अंतर्गत आज एडवोकेट माधवी मोहिदे से बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। अच्छा। हाँ, तो अब देखिए, एडवोकेट है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे काम की बहुत सारी बातें हमें बताएंगी, तो उनकी बातचीत को हमें जरूर सुनना है। इसके अलावा जब हम होली की बात कर रहे हैं तो होली खेलते वक्त हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और वैसे बहुत सारी हमारी सखियों सखाओं ने बहुत सारी बातें सावधानियों के तौर पर लिख भेजी हमें। हाँ, बहुत सारी बातें लिखी, तो वो हम पढ़ करके सुनाएंगे। और जब व्यंजनों की बात आती है तो इस महीने यानी कि मार्च महीने में हम गुजराती व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। और विशेष तौर पर आज उंधियू जो होता है वो और खमण, ये दो रेसिपी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, और हमारे श्रोता भी लिखकर भेज सकते हैं अगर चाहे तो। भेज दिया है। हम जहाँ सोचते हैं ना उससे आगे हमारे श्रोता खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने रेसिपी हमें लिख करके भेज दी है। और जब हम गुजराती व्यंजनों की बात करते हैं तो बहुत सारे व्यंजन है और बड़े लोकप्रिय हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड की भी अगर बात करेंगे तो वहां भी गुजराती व्यंजन आपको भर भर के मिलेंगे। और गुजराती व्यंजनों की विशेषता ये होती है कि वो मौसम के अनुकूल होते हैं। जिस मौसम में जो सब्जियां आती है उनसे बनने वाले होते हैं। अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं जिनमें अलग अलग रंग होते हैं। अच्छा। कोई हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, लाल रंग के व्यंजन होते हैं। इस तरह से अलग अलग रंगों के अलग अलग तरह के व्यंजन है जिनमें अलग अलग तरह का स्वाद है। मीठा भी है, तीखा भी है, तो वो कहीं कहीं पे तो नींबू की खटास है, तो कहीं पे इमली की खटास है, तो कहीं पे बहुत सारी मिठास है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के व्यंजन है। लेकिन मंजू, एक बात है कि गुजराती व्यंजन जो है लगभग हर प्रदेश में खाए जाते हैं। हाँ। क्योंकि खमन ढोकला की अगर हम बात करते हैं तो वो हर जगह आपको मिलता ही है और लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि कुछ व्यंजनों को हम नहीं पसंद करते। कई जगह ऐसा भी होता है, अरे नहीं, इसमें ज्यादा मिर्ची है या तीखा ज्यादा है, तेल ज्यादा है, घी ज्यादा पड़ता है। लेकिन गुजराती व्यंजन ऐसे हैं जो लगभग हर बच्चा भी पसंद करता है और बड़े लोग भी पसंद करते हैं। ये इसका कारण ये है कि जो गुजरात में रहते हैं वो तो इन व्यंजनों का स्वाद लेते हैं या बनाते हैं, लेकिन जो लोग गुजरात छोड़ करके कहीं और जगह चले गए हैं, लेकिन वो अपना जो खान पान है उससे जुड़े हुए नहीं है। हाँ, यानी वो चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे वो किसी दूसरे देश में भी रहने के लिए चले जाए, लेकिन जो पारंपरिक व्यंजन उनके घर में हमेशा से बनते आए हैं वही वो बनाते हैं और वही वो खाते हैं। और यही कारण है कि ये व्यंजन बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं और पता भी लग जाता है कि सामने वाला गुजराती है। ये पहचान जो है बनी रहती है, छिपती नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए इन रंगों का आस्वाद हम लेंगे, लेकिन उससे पहले संगीत का भी अपना रंग होता है। एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। सूरी जागे दैया रे दैया लाज
सासु मोरी भागे दैया रे दैया लाज मोहे लागे। लीडर फिल्म का ये गाना हमने सुना, दैया रे दैया लाज मोहे लागे। चलिए आप इस बारे में हम थोड़ा सा ये बता देते कि भाई जब होली खेले तो थोड़ा ध्यान रखें आप इस बात का कि अगर किसी को लाज लग रही है, कोई खेलने में थोड़ी सी शर्म हिचक कर रहा है तो वहाँ आप जबरदस्ती रंग ना लगाए, है ना। बिल्कुल तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम एडवोकेट माधवी मोहिदे से जो बातचीत की गई है वो हम सुनते हैं। चलिए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं माधवी जी, जो वकील हैं और सोशल वर्कर भी हैं और भी बहुत सारे काम वो करती हैं। तो हम विविध भारती के स्टूडियो से माधवी जी आपका स्वागत कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि आप और क्या क्या करती हैं। जी मैम, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली एक अधिवक्ता हूँ, मैं हाई कोर्ट में काम करती हूँ जी। साथ ही मैं एक एनजीओ चलाती हूँ अपनी मदर के साथ। वो एनजीओ हम लोग काफी टाइम से चला रहे हैं, जिसमें हम महिला और बाल विकास पर काम करते हैं जी। तो हमारा जो काम है वो ये है, सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा था ओपन स्काई क्लासेस। तो बेसिक काम मेरा ये था कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी तामझाम के हम बस बच्चों को लेकर बैठते थे। जो स्लम के बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों के बच्चे हैं, उनको लेकर बैठते थे और उनके साथ पढ़ाई करते थे, उनको सिखाते थे। और उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल का पढ़ा रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हम उनको क्रिएटिव नॉलेज देते हैं, हम उनके साथ वैल्यू एजुकेशन पे काम करते हैं, संस्कार एजुकेशन भी करते हैं। ये सारी चीजें हमने उन परेशानियों को देखकर चालू करी जो हमें आज कल दिखने लग गई है सोसाइटी में। तो इस तरह से हम आगे बढ़े। जिन जिन महिलाओं को कुछ करना है, अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ नया करना है, उनको हम स्किल्स सिखाते हैं और उसके बाद उन स्किल्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ हो सकता है उसमें उनकी मदद करते हैं जी। तो ये जो एनजीओ का काम है आपका, ये आइडिया कहाँ से आया, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, जब मेरी मम्मी मुझे पहली बार बस्तियों में लेके गई। अब मेरे दोस्तों की तरह मैं भी एक बहुत बड़ी सी पार्टी देना चाहती थी, बहुत मस्ती करना चाहती थी अपने दोस्तों के साथ। लेकिन मेरी मम्मा को वो आइडिया अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पार्टी करनी है बेशक करना, लेकिन पहले अपन कहीं चल रहे हैं, उन बच्चों के साथ पार्टी करो। तो मैं जब पहली बार बस्ती में गई तो मैं 10वीं में थी।
और वहां जाकर मैंने सब बच्चों के बीच में चॉकलेट्स बांटी, उनके साथ केक काटा, उनके साथ मस्ती करी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि एक छोटी भी चॉकलेट देख के वो बच्चे इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीजें हमारे लिए एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, वो इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए एक लग्जरी है। बस इधर से प्रेरणा आई। फिर हमने बैठकर सोचा कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारा जो मोटिव था वो एक एनजीओ खोलना नहीं था, कभी भी नहीं था। हमारा काम बस सेवा करने का था। फिर आप सेवा करते हो तो क्या होता है ना कि लोग जुड़ते जाते हैं। तो जब सब जुड़ने लगे, एक पूरा क्लब टाइप बन गया हमारा, तब किसी ने रेकमेंड किया कि हमें एक एनजीओ करना चाहिए। तो तब हमने इसको खोला और वो हमने सेवा करने के कई सालों बाद इस एनजीओ को ओपन किया। जी। हमारा काम काफी पहले से चल रहा था। जी, ये जो आपका काम है, इसका मिशन क्या है असल में? फिर आप इसरो से जुड़ी, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। तो मुझे लगता है मैम आप मिशन शक्ति सेट के बारे में पूछ रही हैं। जी जी। तो ये जो मिशन है, ये एक ऐसा मिशन था जो स्पेस किड्स एक्स करके एक कंपनी है, उसके साथ मेरा जो एनजीओ है विजय फाउंडेशन, हम लोगों ने मिलकर इस मिशन को कराया। इस मिशन का जो पर्पस था वो ये था कि इंदौर और आसपास के जिले के ग्रामीण जगहों की जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को इकट्ठा करना जिसमें कि वो लोग साइंस में इंटरेस्टेड हो। जी जी। तो हमने 100 लड़कियों को इकट्ठा किया। उनको पढ़ाया, उनको ट्रेनिंग दी गई स्पेस किड्स एक्स के द्वारा। ओके। उसके बाद नियमित चयन और टेस्ट के बाद ये 20 लड़कियां फाइनलाइज की। अच्छा। ये 20 लड़कियों को अब ट्रेनिंग मिलेगी इसरो द्वारा। ये बनाएंगी एक मिसाइल। उस मिसाइल का जो लॉन्चिंग है वो होगी चंद्रयान के साथ। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो जब इन 20 लोगों का चयन, बच्चियों का चयन हुआ और जैसे ही सेंटर में ये बात गई कि कुछ इतना बढ़िया हुआ है मध्य प्रदेश में, और इसरो की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन आया। वो लोग बहुत खुश थे हमारे काम से, हमारी बच्चियों की पढ़ाई से। तब हमें न्योता आया ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, और तब हम जाकर उनसे मिलकर आए। अच्छा, तो अब इस मुहिम में कितना वक्त लगेगा, कितनी चुनौती होगी? अभी मैम ये जो प्रोजेक्ट है ये वैसे ही 8 महीनों से चल रहा है, जिसमें इनका सिलेक्शन, इनका टेस्ट, इनका सब कुछ आया। उनकी सारी ट्रेनिंग का काम आया। जी जी। अब ये चंद्रयान की जो लॉन्चिंग है, हम कोशिश कर रहे हैं कि तब तक इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। काफी डिफिकल्ट था एक्चुअली मैम। आज जैसे मैं बहुत खुश हूँ, अभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सहयोग मिल रहा है मुझे सब लोगों का। एज एन एनजीओ हम काफी ग्रोथ कर चुके हैं और आगे भी करना चाहते हैं। जो हमारा काम है वो लोगों तक पहुंच रहा है बहुत सारी मीडियम्स के द्वारा। हम लोग टीवी पर भी आए, हम लोगों का न्यूज़पेपर्स में भी छपा, और अब आपने भी हमें बुलाया है। तो ऐसे हर जगह लोगों को जानकारी मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो किसी को नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 महीने से मैम हम लोगों ने स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं। बिल्कुल हम लोग सोए नहीं, 1-1, 2-2 घंटे की नींदों पर हमने काम किया है, बहुत मेहनत करी है। ये जो बच्चियां हैं ये सब ग्रामीण इलाकों की है, इनके पेरेंट्स वर्किंग है, इनके पास खुद का फोन नहीं है। इनको ट्रेनिंग हमको ऑनलाइन ही करवानी थी। जी जी। तो जब इनके माता पिता घर आते थे काम से लौट कर 8-9 बजे, तब इनकी पहली क्लास चालू होती थी। हो। तो आप सोच सकते हैं मैम, इनकी क्लास जब तक चलती थी तब तक हम इनके साथ जुड़े रहते थे। इनकी क्लास खत्म होने के बाद सारा लॉजिस्टिक्स का काम करते थे। और हम लोग सब वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ। तो सुबह अपनी जॉब करना, फिर एनजीओ को देखना, फिर रात भर ये काम करना। तो काफी मेहनत और बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बाद ये पूरा मिशन कंप्लीट हुआ, ये पूरा सिलेक्शन का काम हुआ। और मुझे लगता है शायद यूनिवर्स ने हमारा हार्डवर्क देखा, या एक्चुअली कहीं ना कहीं जाके कोई सिग्नल हमको मिला कि हम
वहाँ पहुंच पाए, राष्ट्रपति भवन पहुंच पाए। और आपकी पूरी टीम राष्ट्रपति भवन गई, राष्ट्रपति से मिली। जाहिर सी बात है ये आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा होगा। मैम मेरा अनुभव तो पर्सनली बहुत ही अच्छा था। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जो चीजें होती है उनमें से एक चीज थी ये, काफी मैजिकल एक्सपीरियंस था। राष्ट्रपति भवन में घुसने से लेकर राष्ट्रपति भवन के बाहर पार्लियामेंट तक पहुंचने तक ऐसा लग रहा था एक सपने में है हम। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उन पर सोने की कारीगरी की गई है। क्या बात है। जब तक हम नहीं गए थे हमें भी नहीं पता था। जी जी। इतना सुंदर भव्य अनुभव था हमारा। और जब हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिले, वो भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। बहुत ही अच्छी तरह से मैडम ने हमसे बात करी, बहुत ही प्यार से उन्होंने हर बच्ची से बात करी। उन्होंने बताया कि वो हमारे मिशन के बारे में क्या सोचती है। और वाकई उनसे बात करने के बाद लगा कि हाँ, हम हमारे कंट्री की प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब हमको इस तरह से मिला कि हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई इस तरीके का जवाब भी दे सकता है। जी जी। तो काफी अच्छा अनुभव था। हमारी सारी बच्चियां बहुत खुश थी, हमें बहुत सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिला। और राष्ट्रपति भवन के अंदर का जो नजारा था वो तो भव्य था। बहुत ही बढ़िया। जी जी। अब थोड़ी सी जानकारी अपने प्रोफेशन के बारे में भी दीजिए। आप अधिवक्ता हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ खास तरह के कानून लागू होते हैं जब वो परेशान होती हैं, चाहे वो दफ्तर में हो चाहे घर में हो। तो मैम ये भी एक बहुत अच्छा सा सोच थी मेरी। जब मैंने एनजीओ में काम करना स्टार्ट किया, जब मैंने बस्तियों में काम करना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि, और तब मैं स्कूल में थी, मेरा अधिवक्ता बनने का कोई स्कोप नहीं था उस समय। मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था। मेरी फैमिली हिस्ट्री में कोई एक एडवोकेट नहीं रहा है। तो जब मैं वहां गई और मैंने वहां रोज जाकर काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने ये देखा कि जो महिलाएं हैं उनको अपनी बेसिक राइट्स नहीं पता है। एक छोटी सी चीज की विधि, अगर उसका पति उसको आकर मारता है तो मेरा पति भी मारेगा, इसमें गलत क्या है। तो जब उस महिला ने मुझसे ये बात कही तो मैं एकदम शॉक हो गई। अब ऐसे होते ना सत्ते में आ जाते हैं। और तब मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे कानून के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने कानून किया ही इन लोगों के लिए। मुझे उस समय ऐसा लगा कि अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं इनको कैसे सिखाऊंगी। दैट वाज द पॉइंट कि मैंने सोचा कि मुझे अब लॉ करना चाहिए। तो अब जब मेरा लॉ हो गया, मैंने पूरी अपनी पढ़ाई कर ली, एडवोकेसी में हूँ मैं, तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं प्रो बोनो कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे मैं प्रो बोनो केसेस लड़ती हूँ, महिलाओं के लिए, इन औरतों के लिए फ्री में केसेस लड़ती हूँ। अच्छा। उसके अलावा मैं कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ जिसमें मैं लीगल एड देती हूँ। अच्छा। यानी लॉ और लॉ से संबंधित जानकारी, आपके कानूनों से संबंधित जानकारी, आपके साथ क्या तकलीफ हो रही है उसका समाधान लीगल एड के थ्रू देती हूँ। वो भी कैंप्स में फ्री में लगवाती हूँ। उसमें मेरे साथ मेरे कॉलीग्स होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, कई जजेस होते हैं जो कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। वो सब आते हैं, उन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ और वहाँ पे ये लीगल एड कैंप करवाती हूँ। तो कई सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ियाँ और बस्तियाँ हैं इंदौर की जहाँ पर हम ये काम करते हैं। क्या बात है। मुझे ये करके बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, मैं प्रोफेशनली मैंने कुछ ऐसा किया जिसमें मैं इन लोगों की मदद कर पाती हूँ। तो आपके पास महिलाओं के मुद्दों के कौन से केसेस ज्यादा आते हैं और किस तरह से उसका सोल्यूशन आप निकालती हैं? बहुत दुख की बात है, और जो केसेस आते हैं वो कोई बहुत डिसेंट सिविल केसेस नहीं आते हैं। मोस्टली जो केसेस मेरे पास आते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, मैरिटल रेप के होते हैं, अब्यूज के होते हैं, हैरेसमेंट के होते हैं। इन जो बस्तियों में, इन इलाकों में ये केसेस बहुत कॉमन है। अगर कोई किसी का पति रोज मारपीट कर रहा है, उसकी हड्डी पसली टूट चुकी है, उसका बच्चा गिर गया है, लेकिन कोई बात नहीं दीदी, उसका भी मारता है तो शायद मेरा भी मारेगा। ये जो नोशन है ये मुझे बदलना था, उनको इस बारे में समझाना था। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल हेल्थ, राइट टू फ्रीडम,
कि आप अपने हिसाब से अपना चयन कर सकती हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये सब का मैंने थोड़ा सा शुरुआत करी है कि अब कम से कम जिन बस्तियों में मैं काम करती हूँ, उन बस्तियों की औरतों को पता है कि उनका पति कितना भी पी ले आकर मार नहीं सकता। जी जी। तो अब तो बहुत सख्त कानून, तो उनके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो वो कर सकती है ऑन द स्पॉट। जी, दरअसल बहुत सारे कानून हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है, सजगता नहीं है लोगों में और जानकारी नहीं है। तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए महिलाओं के लिए कि जिसके लिए कानून है, जैसे छेड़छाड़ के लिए है, घरेलू झगड़े के लिए, हिंसा के लिए है। और साथ में ये भी बताइए कि आपकी उम्र बहुत कम है और इतनी बड़ी मुहिम से जुड़ी हुई है। मेरी उम्र अभी 25 साल की है और मैं 3 साल से तो एडवोकेसी कर रही हूँ और एनजीओ तो बहुत शुरू से ही अर्ली इन लाइफ मैंने चालू कर दिया था इस पर काम करना। तो बहुत सारे ऐसे सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में गड़बड़ है, जो बैकग्राउंड की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एजुकेशन है, उसी के चक्कर में ये सारी तकलीफें आती हैं जो कोर्ट में दिखती हैं। जैसे मुझे सबसे ज्यादा इन ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ता है चाइल्ड मैरिज एक्ट के अगेंस्ट। तो ये एक अलग एक्ट है क्योंकि इन जगहों पे 15 साल की बच्ची की शादी करवा दी, 14 साल की बच्ची की शादी करवा दी। हमारे लॉ में ये नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन उनके यहाँ होता जा रहा है तो उनको पता नहीं है कि गलत है। अब इसके पीछे कितनी धाराएं लगती हैं ये मैं उनको जाकर बताती हूँ, उनको डराती हूँ कि आपका बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होगा आप उसकी शादी नहीं करवा सकते। तो जैसे मुझे याद है कि आपने मुझे पूछा था कि महिलाओं को काम करते वक्त कौन से लॉज की जरूरत पड़ सकती है दफ्तर में। बिल्कुल। तो उसको कहते हैं पॉश, जो मैं हर महिला को बताती हूँ, हर लड़की को बताती हूँ जब वो बाहर कहीं काम करने जाती है। पॉश का मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। जो भी ये वुमेन एट वर्क प्लेस होती है, यानी वो काम करने जहाँ भी जाए वहाँ पर पॉश लागू होता है। तो वहाँ पे किसी भी तरह का हैरेसमेंट या किसी भी तरह की कोई तकलीफ आप उस औरत को नहीं दे सकते। आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप उससे गाली गलौज नहीं कर सकते, आप उसके साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते और ना ही कहीं छू सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको जो इन स्लम एरियाज में आती है वो डोमेस्टिक वायलेंस की आती है और डाउरी की आती है। ओके। तो अगर हम डाउरी की बात करें तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। उस एक्ट के बारे में मैं लीगल एड कैंप्स में सबको बताती हूँ कि अगर आपकी बच्ची है जिसकी आप शादी कराना चाहते हैं या आप किसी बच्ची को घर लेके आना चाहते हैं बहू बना के, तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये किया तो ये इलीगल है। इसका कनेक्शन जो है वो शादी के साथ इलीगली जोड़ा जाएगा और आप लंबे परेशानी में फंस सकते हैं। बिल्कुल। तो वही बात है ना कि आप जितनी अवेयरनेस बढ़ाओगे उतना सामने वाले में इस चीज का डर आएगा, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जो गलत है वो नहीं करना है। सेम गोज विथ डोमेस्टिक वायलेंस। तो किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह का आप अब्यूज नहीं कर सकते औरत पर। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट पर नहीं आता, बार बार आप उसको परेशान कर रहे हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो, उसको गंदी चीजें बोल रहे हो, उसके फैमिली के खिलाफ गलत बोल रहे हो जिससे वो इमोशनली परेशान हो रही है, उससे डबल काम करवा रहे हो जिससे उसको फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। ये सब अब्यूज के अंदर आता है, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैं मिलाकर एड्स में बताती हूँ कि आपको इन सब चीजों को नहीं करना है और अगर आपने ये किया तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गलत करेंगे और आपके ऊपर ये सारी धाराएं लग सकती हैं। कौन सी? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो सारी औरतों के पास है। इक्वल पे का राइट, मतलब आप जितना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके काम में एक आदमी को ज्यादा पेमेंट मिलेगी और एक औरत को कम। इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है। तो इन चीजों के बारे में जब तक महिलाओं को पता नहीं होगा वो इन चीजों की मांग कैसे करेगी। एक बेसिक मेरा एक डायरी है, एक पावर पॉइंट है जिसमें मैंने ये सब चीजें वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन कर रखी है।
जिनको मैं एक करके बताती हूँ, और ऐसा नहीं कि बता के भूल जाती हूँ, मैं बकायदा वापस जाकर पूछती हूँ जी, अगर ऐसा हो तो क्या करना है, अगर ऐसा हो तो क्या करना है। और बस उम्मीद इतनी है कि कभी इस तरह की किसी परेशानी में फंसे तो उन औरतों को पता हो कि अब उनको क्या करना है। बिल्कुल, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स दिए जाते हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करें और वकील से मिले, अपनी समस्याओं का निराकरण करें। सिर्फ तकलीफ़ें सहती न रहें, सहना ठीक नहीं होता है। तो बहुत अच्छे अनुभव आपने शेयर किए हमारे श्रोताओं के साथ और बड़ी जानकारीप्रद बातें बताई। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं माधवी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे इतनी सारी बातें करी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे काम की और जो एनजीओ है उसकी बात लोगों तक पहुँचेगी और कई सारे टीनेजर्स या मेरे तरह मेरी उम्र के हम उम्र के लोग सोशल कॉज को करने में इच्छुक रहे। बस यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू। तो मंदाकिनी जी हमारी जो सखी हैं एडवोकेट माधवी मोइदे, ममता जी ने इनसे बातचीत की और ये बातचीत हमने सुनी और वाकई में ये बहुत उपयोगी है महिलाओं के लिए जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है या किसी भी रूप से अगर वो परेशान है तो इन बातों को सुनकर उन्हें बहुत लाभ पहुंचा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और माधवी जी बहुत अच्छा कार्य भी कर रही हैं महिलाओं के लिए, जिस तरह से वो एनजीओ चला रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, तो ये भी एक बहुत तारीफ के काबिल बात है। तो महिलाओं को इससे बहुत उपयोगी जानकारी मिली होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब सखी सहेली कार्यक्रम में समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है मंदाकिनी जी, और अब एक गाना सुन ले। बिल्कुल सुन लेते हैं। आँखों ने आँखों से हंसी चुराई
पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। चाहत बिना जिंदगी थी अधूरी, चाहत बिना जिंदगी थी अधूरी। तू नहीं समझे गवालन की चोरी, तू नहीं समझे गवालन की चोरी। राधा तो साजे तो मोहन ही साजे, मोहन ही साजे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। तो भाई जब हवा में रंग और गुलाल उड़ रहा है तो साथ ही साथ घुंघरू भी बज रहे हैं। और ये जब मालूम है जब होली का हुड़दंग होता है तो गाना बजाना भी साथ साथ में चलता रहता है। उसे भी हुड़दंग कहते हैं कि वो झांझ मंजीरा बजते रहते हैं। तो वो जो आवाजें होती है ना वो उस माहौल को और भी मस्त बना देती है। बिल्कुल चंग की जो आवाज होती है, मंजीरे साथ में बजाए जाते हैं और लोग नाचते हैं। तो ऐसा ही लगता है जैसे घुंघरू बज रहे हो, है ना। कदम ताल करके जब नर्तक नाचते हैं होली के गीतों पर, जो राजस्थानी या गुजराती या मराठी लोकगीत हैं उन पर, या किसी भी हमारे उसका भारतीय जो हमारा देश है वहाँ की संस्कृति के जो लोकगीतों पर जब गाना बजाना होता है तो अपने आप ही लगता है कि जैसे घुंघरू बज रहे हैं। और होली के गीतों के एक अलग ही मस्ती होती है, खाना अलग ही है, अलग ही मिठास है, अलग ही उल्लास होता है। और लेकिन हाँ ये बात है कि इस उल्लास में कई बार क्या होता है मंजू, हम जरूरत से ज्यादा होली खेलने लग जाते हैं या लोगों को खिलाने पर थोड़ा सा मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, तो कुछ सावधानियां जरूर रखनी है आपको। तो हमारे साथियों ने भी जो बातें लिखी पहले आपको वो पढ़ के हम सुना देते हैं। लिखते हैं कि होली खेलने में सावधानी रखें, कई प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि कोई ऐसी जगह पर रंग ना डाल दे जो बहुत खतरनाक जगह हो, जैसे हमारी आंख, ये बहुत ही नाजुक हमारा अंग होता है। तो यहाँ ज्यादा रंग नहीं डालना चाहिए किसी पर, या किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी कर रहे हो। पानी के बारे में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए होली खेलते समय। और रंगों का ध्यान रखें कि केमिकल वाले रंगों का उपयोग न करें, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। बिल्कुल सही लिखा है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि होली खेलना या होली का हुड़दंग जहां उमंग ज्यादा होता है, लोग बेहद ही जोश में रहते हैं और दुर्घटना होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए होली खेलते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपनी आंखों के आसपास या पलकों के ऊपर सीधे रंग लगाने से बचें। आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अपनी आंखों को अच्छी तरह धो लें। होली खेलने के बाद अपनी आंखों को साफ पानी से भी धीरे धीरे धोना चाहिए। सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल होली मनाने के केमिकल रंगों का चुनाव नहीं करें। हल्के रंग को, प्राकृतिक रंग हो तो ज्यादा अच्छा है। खेलने से पहले पूरे शरीर पर तेल की मालिश कर लें, चेहरे पर क्रीम लगा लें, पैरों में जूते और कपड़े भी आरामदेह पहने। बहुत लोगों को रंगों से या गुलाल से एलर्जी होती है तो होली में इसको शामिल न करें। ध्यान रखें जिन्हें रंगों से एलर्जी होती है उनका भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। और ये भी लिखा है कि दिन भर धूप और भागदौड़ के बीच शरीर में पानी की कमी न होने दें। पर्याप्त मात्रा में पानी और पेय पदार्थ लेते रहें। बच्चे को अकेले होली न खेलने दें और उन्हें गुब्बारे या पिचकारी से किसी की आंखों पर वार न करने की सलाह दें। जी हाँ, ये सही बात है। एक तो गुब्बारा बहुत जोर से फेंकते हैं जिसकी वजह से पीठ में या किसी अंग पर बहुत तेज लग जाती है। आंख पे आपने फेंक दिया या किसी के चेहरे पर फेंक दिया तो दुर्घटना हो सकती है। और पिचकारी से जब रंग छोड़ते तो उसमें वो बहुत सारा रंग और गुलाल मिलाया हुआ रहता है, और वो जो रंगों वाला जो पानी होता है जब वो सीधा आंख के ऊपर जाता है तो उसके डैमेज होने की, आंख के अंदर किसी भी तरह के संक्रमण होने की या फिर एक घाव होने की तक संभावना होती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना परेशान कर देती है। और होली तो बहुत ही खुशी का त्योहार है। अगर इस खुशहाली में कहीं ना कहीं हम चोटिल हो गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं तो रंग में भंग पड़ जाता है ना? बिल्कुल। तो हमारे साथी ने लिखा है कि थोड़ी सी जो लापरवाही है वो इस उत्सव के रंग में भंग कर सकती है। और दूसरी बात जो अभी आपने
आपने थोड़ी देर पहले बताई है कि चेहरे और हाथ पैर पर हमें नारियल का तेल या सरसों का तेल या कोई मॉइस्चराइजर और ये सब लगा लेना चाहिए। ये फिर से इन्होंने, हमारे साथी ने यही बात लिखी है। और एक साथी ये भी बात लिख रहे हैं कि केमिकल युक्त रंगों और गहरे गुलाल के बजाय प्राकृतिक या हर्बल रंगों का उपयोग करें, केमिकल से बचें। और चमकीले और गहरे रंगों में सीसा यानी कि लेड और कांच के कण जैसे हानिकारक तत्व हो सकते हैं जो फेफड़ों और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। होली खेलते समय धूप का चश्मा पहने ताकि रंग या गुलाल आंखों में न जाए। यदि गलती से रंग चला जाए तो आंखों को रगड़े नहीं बल्कि तुरंत सादे और ठंडे पानी से इसे धोना चाहिए। और कानों की देखभाल के लिए कानों में रंग या पानी जाने से रोकने के लिए ईयर प्लग्स या रुई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी खेलने आप जाओ उससे पहले कॉटन बॉल्स डाल लें। कानों की सुरक्षा का भी ध्यान आपको रखना है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि होली पर इन बातों का रखें विशेष ध्यान, अत्यधिक पाउडर उड़ाने से बचें, स्प्रे मशीन का इस्तेमाल सीमित रखें, सांस संबंधी मरीज अपनी इनहेलर या जरूरी दवाइयां साथ में रखें, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को केमिकल वाले रंगों से दूर रखा जाए और रंग खेलने के बाद तुरंत साफ पानी से स्नान करना चाहिए। आपकी थोड़ी सी सावधानी न केवल आपको बल्कि आपके प्रियजनों को भी सुरक्षित रखेगी। और बुरा न मानो, सुरक्षित होली खेलें। एक साथी लिख रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो सभी भाई बहन और घर के सदस्य होली की सुबह सुबह सरसों के तेल से खूब अच्छी तरह से सिर और बदन में मालिश कर लेते थे, जिससे रंग आसानी से छूट जाया करते हैं। होली खेलने के बाद में आटे में तेल, बेसन और हल्दी से बने उपटन सारे बदन में लगाते थे। फिर भी कुछ गहरे रंग जैसे कि बैंगनी, नीला, हरा रंग बहुत मुश्किल से छूटा था। कई दिन लग जाते थे। फिर जो खाना खाने के बाद जो नींद आती थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। कुछ रंगों का तो कुछ मालिश का और फिर पकवान खाने का खास असर होता है। बिल्कुल होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि होली शालीनता से खेलें, सीमाओं का उल्लंघन न करें, जो आपके साथ सप्रेम खेलना चाहे उन्हीं के साथ खेलें, जबरन किसी को रंग न लगाएं, हमेशा प्राकृतिक रंगों से खेलें और किसी प्रकार का नशा नहीं करें। हाँ, इसके अलावा हम कुछ बातें अपनी तरफ से भी बता देते हैं। जैसे कई बच्चों की अभी परीक्षाएं चल रही है और परीक्षा के चलते वो नहीं खेलना चाहते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, पढ़ाई करनी है। और जब होली खेलते हैं तो उसके बाद थकान भी बहुत आ जाती है और रंग छुड़ाने में बहुत वक्त चला जाता है। तो ऐसे बच्चे नहीं खेलना चाहते तो आप उनके साथ जबरदस्ती ना करें। जो नहीं खेलना चाहते हैं, और कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, नहीं खेलना, लेकिन लोगों की आदत होती है दरवाजा ठोकेंगे, खूब बेल बजाएंगे, उन्हें बाहर पकड़ के बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से होली नहीं खेलना चाहिए। जो लोग नहीं खेलना चाहते उनके साथ ना खेलें। ये देखिए, होली खेलने के भी अपने नियम है। त्योहार है तो त्योहार में किसी की खुशी का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। आपके आसपास कोई दुखी भी हो सकता है, किसी के घर में शोक रोग भी हो सकता है ना, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि उन लोगों को हम डिस्टर्ब नहीं करें और दुखी न करें। बिल्कुल। अपनी खुशी के लिए हम किसी और को नाराज नहीं कर सकते, चाहे होली हो या दिवाली हो। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। दरवाजा पीट पीट कर जाने से कोई मतलब नहीं होता। जिसको रंग खेलना है वो अपने आप खुशी से बाहर आएगा और उसके साथ खेलने का मजा दोगुना भी होता है। महिला और लड़कियों के साथ आप शालीनता से खेलें। कुछ ऐसे अभद्र व्यवहार ऐसा ना करें कि जिससे किसी को उनको या उनके घर वालों को बुरा लगे। इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना है। और जो छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे, उन्हें तो कम से कम आप माफ ही करें क्योंकि उनके कान, आंख, नाक में अगर रंग चला जाएगा आपकी जबरदस्ती से तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब एक गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं। चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदलने लगे, मैंने चंगी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बदलने लगे, मैंने चंगी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया।
बन ठन के, गोरिये चले क्यों तन तन के, जाए कहाँ तू बन ठन के। लट चली हूँ पलक माथाने रपट लिखवाने के दिल मेरा बच्चे हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मौतियों वाली के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मन चंगी के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। गोरिये नजर तेरी हीरे की, गाले सेब कश्मीरे की, गोरिये नजर तेरी हीरे की, गाले सेब कश्मीरे की। सजना ये जाने रहने दे, मुझको तू सच सच कहने दे। ओ झेल छबीले छोड़ डाल के जोड़ के दिल मेरा रखे थे होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाले के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मन चंगी के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। कितना बता दे ओ गोरी, किसने सिखाई ये चोरी, कितना बता दे ओ गोरी, किसने सिखाई ये चोरी। डाकू से मेरा नाता है, चोरी मुझे सिखलाता है। मुझे जान के भोले चोरी सिखा गया चोरी के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया कहली महतिया वाली के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मन चंगी के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। बलिया ये खनकता हुआ गीत हमने सुन लिया और अब कुछ खान पान की बातें हो जाए। हाँ, होली का त्योहार और खान पान की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, गुजराती व्यंजनों की हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो ऊंधियो और खमन ये दो रेसिपी के बारे में हम विशेष तौर पर बात करेंगे। ऊंधियो जो है इसका ये नाम क्यों पड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हमारे श्रोताओं को कि ऊंधियो जो शब्द है गुजराती शब्द ऊंधू से आया है जिसका अर्थ है उल्टा। पारंपरिक रूप से इसे मिट्टी के बर्तनों यानी कि मटकों में भरकर उन्हें उल्टा करके जमीन के अंदर धीमी आंच पर पकाया जाता है। ऊंधियो बनाने के लिए मटके को तेल से चिकना करते हैं और नीचे पत्ता गोभी या केले के पत्ते बिछाए जाते हैं। सब्जियों को नमक और अजवाइन के पेस्ट के साथ मैरिनेट करते हैं। सब्जियों को परतों में मटके में भरते हैं। मटके के मुंह को आटे की लोई से अच्छी तरह सील कर दिया जाता है। पारंपरिक रूप से मटके को जमीन में उल्टा करके ऊपर से आग या सूखे पत्ते और कंडे से पकाया जाता है। घर पर इसे धीमी आंच पर गैस पर भी आप रख सकते
हैं और इसे बनने में लगभग 45 से 60 मिनट तक लग जाते हैं। अच्छा। और इसमें ऊपर से मूंगफली का तेल और हरी चटनी डालकर परोसा जाता है। तो ऊंधियो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पारंपरिक तौर पर इसे उस तरीके से बनाया जाता था। लेकिन आजकल तो इस तरह की सुविधा बहुत कम जगहों पर बची है, तो हम ज्यादा करके क्या करते हैं कि कुकर में बनाते हैं या फिर कोई बड़ा जो तपेला होता है उसके अंदर बनाते हैं। तो नाम उसका वही है और चीज भी वही है, लेकिन खाली समय के अनुसार बनाने का थोड़ा सा तरीका बदल गया है। जी, तो बताइए कैसे बनता है ऊंधियो? हाँ, बनाने के बारे में भी इसकी रेसिपी जो है ना थोड़ी सी लंबी है। यानी इसके प्रोसेस जो है इसका कुछ लंबा है, फिर भी हम इसको बताने की आपको कोशिश करते हैं कि ये एक विंटर यानी कि सर्दी में खाई जाने वाली जो डिश है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियों का उपयोग होता है और ये सब्जियां सर्दियों के दिनों में आती है। इसमें मेथी का मुठिया है वो भी डाला जाता है। अब मेथी का मुठिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, बेसन लेना है, मेथी के पत्ते, गेहूं का आटा, ये सब लेना है। इसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट हम डालते हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब हम डालते हैं। अगर चाहे तो आप थोड़ा सा चीनी या गुड़, अगर आपको मीठा स्वाद पसंद है तो वो डाल सकते हैं। तेल और नमक तो हमें डालना ही है। और स्टफिंग के लिए जो मसाला चाहिए वो है ताज़ा नारियल, जिसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। हरा धनिया हमें बहुत सारा चाहिए, हरा लहसुन बारीक कटा हुआ वो चाहिए, मूंगफली भुनी और दरदरी कुटी हुई ये उसके अंदर डालते हैं। सफ़ेद तिल डालते हैं, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है वो डालते हैं और थोड़ा सा चीनी या गुड़ हम डाल सकते हैं। धनिया, जीरा पाउडर, ये नमक, नींबू का रस, ये हमें स्वाद के हिसाब से डालना है। अब हमारे पास दो चीज तैयार हो गई है। एक तो हमने मेथी के मुठिए की जो सामग्री बताई, उन सारी सामग्री को आप एक साथ मसल लीजिए और उसके बाद जैसे हम पकोड़े तलते हैं वैसे गोल गोल करके पकोड़े तल लीजिए, तो आपके मेथी के मुठिए तैयार हो गए। और मसाले के लिए भी जो हमने सामग्री आपको अभी बताई है, इस सारी सामग्री को आप अच्छी तरह से मिला लें और इस तरह से ये आपका मसाला एक तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे जो सब्जियों के साथ हमें क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। जो सब्जियां हैं वो है सूरती पापड़ी, जिसको अगर वो बड़ी रहती है पापड़ी तो उसको हम वालोर कहते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। लेकिन सूरती पापड़ी जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है ना साइज में, और उसका शेप वही रहता है लेकिन साइज में वो थोड़ी सी छोटी होती है। तो उसे भी हमें साफ करना, उसके आगे पीछे बहुत तार उसके अंदर रहते हैं, उन्हें हम निकाल करके हमें साफ कर लेना। और तुअर के दाने अभी सर्दी के सीजन में बहुत आते हैं, तो तुअर के दाने, छोटे बैंगन जिसमें मसाला भर के बनाए जाते हैं वो बैंगन चाहिए, छोटे आलू चाहिए हमें, रतालू या शकरकंद जो होते हैं जिनका कलर थोड़ा पर्पल होता है वो सब्जी हमें चाहिए। कच्चा केला जो होता है वो भी डाला जाता है इसके अंदर। और मूंगफली का तेल या तिल का तेल, इसको बनाने के लिए खास तौर पर मूंगफली के तेल का प्रयोग किया जाता है। तिल का तेल भी आप इसमें इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और अजवाइन, हींग और बेकिंग सोडा हमें थोड़ा सा चाहिए। अब ऊंधियो बनाने की जो विधि है वो है कि मुठिया तो हमें बना लेना, उसके बारे में हमने आपको पहले बताया है। और जो सब्जियां जैसे कि बैंगन, आलू और वो रतालू जो रहता है, इन सब सब्जियों के बीच बीच में एक थोड़ा चीरा लगा करके हमें मसाला भर देना है इसके अंदर। जो मसाला हमने बताया उस मसाले को हमें उसके अंदर भर देना है। अब इसको पकाने के लिए हमें क्या करना है, कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल नीचे डाल देते हैं पहले, उसमें उसको गर्म करना है, उसमें अजवाइन और हींग डाल दे और सूरती पापड़ी, वालोर, तुअर के दाने, ये सब हमें डाल करके एक नीचे एक परत उसकी डाल देनी है। उसको थोड़ी देर के लिए सिजा लेना है, क्योंकि इन चीजों को सीजने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब जो स्टफ की हुई सब्जियां हैं जैसे बैंगन, आलू और जो भी सब्जियां हमने ली है इसके लिए, वो हमें लेना है और उसको एक एक परत के रूप में हमें उसमें बिछा देना है। ठीक है, एक से इसमें आधा से 1 कप थोड़ा सा गर्म पानी भी इसके बीच में हमें डाल देनी, साइड में बीच में थोड़ी जगह खाली रखेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फिर उसके ऊपर से मेथी के मुठिए जो हमने तैयार किए हैं वो भी हमें डाल देंगे। सब सब्जियों की जब परत हो जाएगी तो सबसे ऊपर हमें मेथी का मुठिया रख करके और उसके बाद हमें कुकर को बंद कर देना है और थोड़ा मध्यम आंच पर 2 से 3 सीटी हमें बजानी है। और अगर आप सीटी नहीं लगाना चाहे तो ऐसे ही आप ढक्कन लगा दीजिए और कम से कम उसको ये समझ लीजिए आप आधे घंटे से 40 मिनट 45 मिनट तक धीमी आंच पर उसे हमें पकाना है। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से सीज जाएगी और
परोसना जब है आपको तो कुकर का प्रेशर अपने आप कम होने दे और सब्जियों को बिना तोड़े हल्के हाथों से आपको मिलाना है और फिर धीरे धीरे जब आप परोसते तो ये ध्यान रखना है कि हर एक की थाली में हर चीज आ जाए, क्योंकि उसमें सब्जियों की संख्या जो है वो ज्यादा है। आलू भी है, रतालू भी है, बैंगन भी है, केला भी है, तो हर मुठिया भी है, तो हर एक की थाली में कम से कम एक एक पीस तो उसका आना चाहिए। इस तरीके से आपको उसको परोसना पड़ेगा। तो देखिए ऊंधिया तैयार है। क्या बात है, थोड़ा मेहनत का काम है। हाँ, मेहनत का काम है, क्योंकि सब्जियां ये जो पापड़ी और तुअर और ये ना इसको साफ करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन खाने में उतनी ही मजेदार होती होगी ना। और वो हरी लहसुन जो है उसे भी साफ करने काटने में उसमें भी वक्त लगता है, तो थोड़ा वक्त इसमें लगता है। इसकी तैयारी आपको रात को ही पूरी करनी पड़ेगी और सारी सब्जियों को तैयार करके रख के सुबह आप बना सकते हैं। हाँ, तो आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। क्या बात है। तो चलिए अब खमन बनाने की विधि पर भी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि खमन भी कई तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो मूल है उस पर हम बात कर लेते हैं कि एक उन्होंने बताया, जैसे हमारे एक श्रोता ने, कि इसका घोल तैयार करें। एक बर्तन में बेसन, सूजी, हल्दी, नमक, चीनी, अदरक और मिर्च का पेस्ट, तेल और साइट्रिक एसिड यानी नींबू का रस मिला के धीरे धीरे पानी डालते हुए गाढ़ा और चिकना घोल बना लें। 10 मिनट के लिए इसको रख दें। अब स्टीमर तैयार करें। स्टीमर या कुकर में 2-3 कप पानी डालकर गर्म करें। स्टीम करने वाली थाली को तेल लगाकर चिकना कर लें। इनो मिलाएं। अब बेसन के घोल में इनो, फ्रूट साल्ट डालें और थोड़ा सा पानी डालकर जल्दी से एक ही दिशा में उसको फेंटना है। घोल फूल जाएगा, स्टीम करें। फेंटे हुए घोल को तुरंत चिकनी थाली में डालें और 15 से 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पर आपको उसको भाप में पकाना है। तड़का लगाए। एक पैन में तेल गर्म करें। राई, करी का पत्ता, हरी मिर्च डालें। पानी और चीनी मिलाकर उबालें। परोसें। क्या खमन ठंडा होने पर उसे टुकड़ों में काट लें और ऊपर से तड़का डाल दें। धनिया और नारियल के सजाकर भी आप इसको परोस सकते हैं। एक सुझाव देते हैं कि इनो डालने के बाद तुरंत स्टीम करें, अन्यथा खमन फूलेगा नहीं। जालीदार बनाने के लिए घोल को अच्छी तरह से फेंटना है। तड़का लगाते समय खमन गुनगुना होना चाहिए ताकि वो पानी सोख लेता है। तो ये आपने एक खमन की रेसिपी बताई है। अब इस खमन में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। नाइलॉन खमन होता है, वो अलग होता है। अच्छा। एक वाटी दालना खमन, वो एक अलग होता है। यानी जो चने की दाल होती है ना, उसे रात भर भिगा देते हैं और सुबह उसको पीस करके उसका खमन बनाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बनाने में जो वेरिएशन आता है, तो स्वाद में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में भी अलग अलग पसंद होती है लोगों की, तो बनाने के तरीकों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, लेकिन मूल रूप से रेसिपी वही होती है कि खमन की। अब इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट में भी फर्क आ सकता है। जो क्या डालना है, कहाँ क्या मिलता है, सामान जो है। अभी कोई केवल बेसन से बनाते हैं, कोई इसमें थोड़ी सी सूजी डाल करके बनाते हैं, कोई केवल दाल का बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आ जाता है, लेकिन मूल रूप से जो रेसिपी है वो वैसे ही होती है। तो हमने आपको बताई, लेकिन अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें पढ़िए या फिर इंटरनेट पर खोजबीन कीजिए और आप भी घर पे खमन बनाइए। चलिए सुनते गाना। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां, काली काली अखियों की छलके रे प्यालियां। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां, काली काली अखियों की छलके रे प्यालियां। तू प्यारे का तार तोड़ कहाँ चला रे, ऐसी सारी दुनिया को छोड़ कहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां। जीवन है कागज का टुकड़ा, बूंद पड़े घुल जाता। माटी का तन सुन मेरे मन, माटी में मिल जाता, माटी में मिल जाता। रंग बिरंगे फूलों को पूजा में डाल के, काली काली अखियों का दीपक उजाल के, राधा संग कान्हा का रास जहाँ चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां।
जगमग जगमग दमके रे मन में दीवानिया, तू प्यारे का तार तोड़ कहाँ चला रे, ऐसी प्यारी दुनिया को छोड़ कहाँ चला रे। रंग बिरंगे फूलों की झूमे रे डालियां। तो रंग बिरंगी डालियां झूम रही है और अब कल परसों तक लोगों के चेहरे भी रंगों से रंग जाएंगे। तो चलिए आप एक बहुत अच्छी और एक मजेदार सुरक्षित होली खेले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।